जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे होंगे कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमावत और आप देख रहे हैं द स्टोरी चैनल। सबसे पहले तो सलाम उन वीरों को जिन्होंने 15 जून को वीरगति प्राप्त की। गलवान घाटी में चाइना ने जो करतूत की है वह आपको पता ही है। पहले 1962, 1967, फिर 1975 और अब 2020 लगातार चीन हमें जख्म पर जख्म देते आया है। ये कहते हैं 1975 के बाद भारत और चीन सीमा पर कोई गोली नहीं चली, लेकिन 15 जून को जो हुआ वह गोली चलने से भी बदतर था। हमारे सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला गया और कुछ सैनिक गलवान नदी में गिरने की वजह से मारे गए। यहां हम ये सोचकर अपने मन को तसल्ली नहीं दे सकते कि उनके भी 43 मरे हैं। अरे उनके 4000 मरे होंगे, लेकिन क्या यह तरीका सही है कि दोनों देशों के बीच हुई संधियों का इस तरह से उल्लंघन किया जाए? अगर तुझे लड़ना ही है तो तू युद्ध की घोषणा क्यों नहीं कर देता? फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है। याद रख, ये 1962 का भारत नहीं है और 1962 में तो युद्ध ठीक से हुआ भी नहीं था। सरकारें कहती है कि युद्ध लगभग 1 महीने चला था, लेकिन वास्तव में युद्ध 4 दिन चला था और उसमें भारत की फौज तैयार नहीं थी और चीन ने धीरे धीरे लगभग 37,244 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आज अक्साई चीन कहते हैं। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री प्यारे नेहरू जी ने यह कहकर कोई कार्रवाई नहीं की कि वो जमीन बंजर है, वहां अनाज का एक दाना भी नहीं होता है। तो चीन सुन ले, अब ना तो वो 1962 वाला भारत है, ना वो प्रधानमंत्री है और ना ही वो जनता है। चीनी डिप्लोमेट्स का कहना है कि पहले भारत ने उनके क्षेत्र में घुसपैठ की तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में अपने सैनिकों को भेजा। तो एक बात हम आपको बता दें कि ये 15 जून को चीन ने यह हरकत केवल भारत के साथ ही नहीं की, ताइवान के साथ भी की थी। जी हां, 15 जून को चीन ने ताइवान में अपने लड़ाकू विमान भेजे, लेकिन ताइवान की सेना ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आता है कि आखिर क्यों चाइना बार बार ऐसे कदम उठा रहा है, आखिर क्यों वह बार बार संधियों का उल्लंघन कर रहा है। तो आज इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले सवाल आता है कि चाइना आखिर किन किन देशों के साथ यह सब कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी दुनिया में लगभग 196 देश है। इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है: फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वे विकसित देश हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, जैसे नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज वे देश हैं जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का इंफ्लुएंस था, जैसे रशिया, ईस्टर्न यूरोप और चाइना। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वे विकासशील देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऑलमोस्ट न्यूट्रल थे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका। और यही देश चाइना का टारगेट है। अब चाइना इन्हीं देशों को क्यों टारगेट करता है? इसका कारण है इन देशों के पास डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिसके कारण चाइना इनके यहां भारी भरकम मात्रा में इन्वेस्टमेंट करता है और चाइना को एक मोटी रकम इन देशों से प्रॉफिट के रूप में मिलती है। दूसरा कारण है इन देशों में भ्रष्टाचार फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के देशों से अधिक है। तो चाइना इन देशों के भ्रष्ट पॉलिटिकल लीडर्स को लालच देकर इनके यहां डेवलपमेंट के नाम पर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे अभी पीओके में पाकिस्तान से चाइना ने डियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट को हासिल किया है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि इन इन्वेस्टमेंट में लगने वाला रॉ मटेरियल भी पूरा चाइना से ही आता है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। अभी 12 जून को ही सरकार ने चाइनीज कंपनी संघाई टनल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1126 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया है। जी हां, यह प्रोजेक्ट 12 जून को ही दिया गया है, यानी आज से हफ्ते भर पहले। हालांकि सरकार का यह कहना है कि कंपनी ने टेंडर में सबसे कम रुपयों में बोली लगाई थी। हम पूछना चाहते हैं कि आप वर्चुअल रैलियों में 144 करोड़ फिजूल खर्च कर सकते हो, और वो भी तब जब पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है। तो क्या आप इन प्रोजेक्ट में थोड़ा और पैसा लगाकर टेंडर किसी भारतीय कंपनी को नहीं दे सकते? अब हमारा अगला सवाल है कि आखिर चाइना बार बार क्यों ऐसे कदम उठा रहा है। चाइना की जनसंख्या अभी 144 करोड़ के आसपास है और चाइना में एक कम्युनिस्ट सरकार है, यानी यहां के राष्ट्रपति पद पर शी जिनपिंग जब तक जीवित है तब तक बने रहेंगे। तो ज्यादा जनसंख्या के कारण बेरोजगारी और भुखमरी से निपटने के लिए चाइना खुद को एक इकोनॉमिक कैपिटल बनाना चाहता है और इसके लिए यह थर्ड कैटेगरी के बहुत से देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसा चुका है।
मतलब जैसे आपने किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवाने के लिए किसी से लोन लिया और अब लोन को वापस चुकाने के लिए आपको अपनी दूसरी किडनी बेचनी पड़े तो क्या होगा? चाइना अभी यही काम कर रहा है। चाइना ने डेवलपमेंट के नाम पर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफ्रीका, फिजी, जिबूटी कई देशों को भारी भरकम लोन दिया जो इन देशों की औकात से कई ज्यादा था। और जब ये देश लोन को नहीं चुका पाते तो मजबूरन इन्हें अपनी प्राकृतिक संपदा चाइना को देनी पड़ती है। जैसे श्रीलंका को चाइना के पास अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 सालों के लिए गिरवी रखना पड़ा और आने वाले समय में पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी यही होने वाला है। चाइना इस तरह से हथियाए गए क्षेत्रों पर मिलिट्री बेस बनाता है ताकि उस जगह पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके। यानी आज जो चाइना पूरे विश्व के साथ कर रहा है, इसकी साजिश बहुत पहले ही रची जा चुकी है। पूरे विश्व में कोरोना फैलाकर अभी चीन अपने यहां बने मेडिकल इक्विपमेंट पूरे विश्व में सप्लाई कर रहा है और यह भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि चीन खुद को एक इकोनॉमिक कैपिटल घोषित करना चाहता है कि अपने लोगों की भूख मिटाने के लिए चीन ने अपने यहां जंगली जानवरों को खाने की छूट तो दे ही रखी है। तो बेरोजगारी और भूख जैसी समस्याओं के चलते शी जिनपिंग को यह डर है कि कहीं चीन में गृह युद्ध ना शुरू हो जाए और उनकी सत्ता ना चली जाए। तो शी जिनपिंग बार बार ऐसे मुद्दे उठाकर राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी जनता को जोड़े रखना चाहते हैं। तो अब सवाल है कि ऐसे में भारत का क्या जवाब होना चाहिए? तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जवाब युद्ध से देना चाहिए तो यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश अभी युद्ध शुरू करने की स्थिति में नहीं है। इससे इनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और चाइना तो चाहकर भी यह नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना ने युद्ध शुरू किया तो इसका इकोनॉमिक कैपिटल बनने का सपना टूट जाएगा। तो सरकार को उन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने चाहिए जिनसे चीन को फायदा हो रहा है। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, चीन को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, हमारी सेनाओं को सतर्क करना होगा, बातचीत के मुद्दे पर भी लगातार सक्रिय रहना होगा और आर्थिक रूप से भी चीन की घेराबंदी करनी होगी और चीन की हरकतों का करारा जवाब देना होगा। अब सवाल आता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका पहला जवाब है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से आगे निकलना होगा ताकि चाइना पर हमारी निर्भरता कम हो सके। और दूसरा जवाब है बॉयकॉट चाइना कंप्लीटली। जी हां, जितना हो सके उतनी कोशिश करें चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की। हम बॉर्डर पर जाकर तो अपने भाइयों का साथ नहीं दे सकते, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम वर्दी पहनकर ही काम करें। हम बिना वर्दी के भी अपने भाइयों का साथ दे सकते हैं और यकीन मानिए हम बॉयकॉट करके चाइना को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।